बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। आज प्रोग्राम में मैं आपके साथ हूं आसिफ रशीद और प्रोग्राम में अगले 90 मिनट तक मेरा साथ देंगे गौहर कुछ है। नाजरीन, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम में। गुज़श्ता दिनों की तरह फॉर्मेट के मुताबिक हम चलेंगे और खबरों के साथ साथ कुछ मुल्की सतह पर जो इस वक्त अहम खबरें हैं वो जब आप तक पहुंचाएंगे तो आपको बताएंगे कि आज दिन भर क्या कुछ सरगर्मियां मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, पड़ोसी रियासत पंजाब के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर और दिल्ली में क्या कुछ दिन भर रहने वाला है। लद्दाख की भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो तशवीशनाक बात है कि कोविड-19 के केसेस में अब इजाफा हुआ है और सरकार को एक बार फिर मौजूदा हालात ने मजबूर कर दिया है कि वो गाइडलाइंस में तब्दीली करे। इस हवाले से बात करेंगे और क्या कुछ तब्दीली लाई गई है और 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात को लेकर हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर अहम फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया या मुतलका हुकाम की तरफ से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कर दे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बैनुल अक़वामी खबरें हैं। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास, लेकिन 76वें इजलास से कबल तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं। और इधर नई दिल्ली के अंदर मुलाकातों का सिलसिला, मेहमान पहुंचे हैं लेकिन मुलाकात मेजबान किस पर कर रहे हैं, ये भी आपके सामने थोड़ी देर में डिटेल्स रखेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में अपने नुमाइंदों के पास जब चलेंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। वहीं वादी कश्मीर जब चलेंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर टनल के उस पार ड्राइवर्स परेशान हैं, शिकायतें काफी ज्यादा की जा रही हैं, लेकिन टनल के इस पार आते आते कौमी शाहराह पर उस मंसूबे पर जिसके तहत 4 लेनिंग का काम चल रहा था, जिस प्रोजेक्ट पर गुज़श्ता कई बरसों से काम चल रहा है, उसकी मंसूबाबंदी पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। हिकमत अमली इंतजाम में क्या आखिर है क्या, इस पर अदालत की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया गया है। प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत हैं, आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे फॉर्मेट के मुताबिक और सबसे पहले नजर आज के दिन पर हिस्ट्री ऑफ द डे। तो आज के दिन के हवाले से बात करेंगे तो आज के दिन में फ्रांस ने 1792 में प्रशिया को वाल्मी में शिकस्त दी है। ये आज ही के दिन यानी कि आज ही का दिन था वो। 1792 पहला रेल रोड 1839 में नीदरलैंड में खोला गया, आज ही का दिन था। और पहला कांच फिल्म फेस्टिवल 1946 में मुनक्कद हुआ है, यानी कि आज ही के दिन, आज 20 सितंबर के दिन ही ये फेस्टिवल इसका आगाज हुआ, यानी कि मुनक्कद हुआ है। 2001 अमेरिका ने खलीज में 150 लड़ाका तैयारी लॉन्च किए हैं, वो आज ही के दिन के। और 2007 में फ्रांस की मौमर तरीन खातून सिमोन केफुअन का इंतकाल हुआ है। और साल 2004 में इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई है, आज ही के दिन, यानी कि 20 सितंबर 2004 में इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई है। चलिए, ये कुछ अहम वाक़यात थे, माजी में क्या कुछ हुआ है उस पर जरा खंगालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश रहेगी गुलिस्तान पूरी टीम की तरफ से, चूंकि एक पॉलिटिकल सर्वे हमारा चल रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसके अलावा आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर भी ये लिंक आपको वहां अवेलेबल होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, अपने 2 से 3 मिनट आपके ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में भी और हिंदी में भी कुछ सवालात हैं, उनके जवाब ज़रूर दीजिएगा। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल क्या होगा, इंतखाबात को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी जमातों के मौजूदा आज के वक्त में जो वादे किए जा रहे हैं और माजी में जो कुछ किया, उन सारी पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं और उन 10 सवालों के जवाब ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर आपको फॉर्मेट बताएंगे, लेकिन अब जरा प्रोग्राम का आगाज करते हैं और शुरुआत प्रोग्राम की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की खबर से, चूंकि कुछ दिन बचे हैं और ये पूरा हफ्ता जो है यूएन जनरल असेंबली का 76वां इजलास होगा और इजलास में दुनिया के कई बड़े रहनुमा खिताब करने वाले हैं इस बार। जी हाँ, बात करेंगे आज इस हवाले से जो बड़ी खबर इस वक्त मिल पा रही है कि रवां हफ्ते यूएन जनरल असेंबली का इजलास होगा, जिसमें आलमी रहनुमा इस असेंबली में खिताब भी करेंगे, शिरकत करेंगे। कोविड से तहफ़्फ़ुज़ और वैक्सीनेशन पर बात होगी इस इजलास के अंदर। और सबसे बड़ी जो बात है वो सलामती सूरत हाल और अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर जो है नज़र बनाए रखेंगे। इस वक्त भी अगर जो बात करेंगे तो सभी ममालिक अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जो बात हो रही है इस पर नज़र रखी जा रही है। और जो आने वाली जो यूएन असेंबली का इजलास जो है उस पर भी कोविड-19 के साथ साथ इसकी रोकथाम के लिए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन और अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबानी हुकूमत, अबूरी हुकूमत जो है उस पर भी कहीं ना कहीं
नजर बनाए रखे हुए हैं। 100 से ज्यादा आलमी रहनुमा हैं जो इस बार 76वें इजलास में शिरकत करेंगे। 27 सितंबर तक इजलास चलेगा और चूंकि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका भी है, जो बाइडेन इंतजामिया से मुलाकात भी होगी, यानी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की जब बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ जब वो इजलास से खिताब करेंगे तो माना जा रहा है दुनिया के अंदर माहौलियाती तब्दीली, आबो हवा, कोविड-19 वैक्सीनेशन, आलमी वबा से तहफ़्फ़ुज़ और सलामती सूरत हाल जो मुख्तलिफ खित्तों के अंदर इस वक्त बनी और जो बड़ी तब्दीली काबुल के अंदर आई 15 अगस्त को, उसके बाद जो सिचुएशन रही है उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। 100 से ज़्यादा जो रहनुमा होंगे उनमें ख़ास बात यह होगी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इस बार आपको भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मिलेंगे और इस बीच इस इवेंट से खिताब करने वालों में अमेरिका के सदर जो बाइडेन पहली मरतबा होंगे जब से उन्होंने व्हाइट हाउस का दफ्तर संभाला है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म होंगे बोरिस जॉनसन, तुर्किश सदर होंगे रजब तैयब अर्दोगान, ब्राज़ील के सदर होंगे जैर बोल्सोनारो जो कि इस बार तकरीब में दूसरी मरतबा खिताब करेंगे। पिछले साल भी उन्होंने खिताब किया था और इस बार भी शिरकत करने वाले हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस तकरीब का हिस्सा होंगे, इसलिए तकरीब काफ़ी अहम हो जाती है। इस बार ये असेंबली इस बार की खास है। चीन के सदर शी जिनपिंग भी इस बार 76वें जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करने वाले हैं। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन होंगे और बड़ी बात यह है कि ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी, उनका पहला खिताब होगा, पहला ऐसे इवेंट होगा जहां पर वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। साथ ही ये भी खबर है कि यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरस जो कि बाइडेन से 20 तारीख को मुलाकात करने वाले हैं, यानी आज का दिन काफ़ी अहम इसलिए भी है। न्यूयॉर्क के अंदर असेंबली इजलास से कबल आज मुलाकात होने वाली है और सिर्फ कुछ दिनों के बाद वज़ीर-ए-आज़म की भी हो सकता है कि जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी उनसे मुलाकात हो, लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात तय होगी। टाइमिंग सिर्फ है शेड्यूल के मुताबिक, वो तय होना बाकी है। इसके अलावा जनरल डिबेट जब 21 सितंबर को यानी कल बाइडेन अपना खिताब करेंगे तो इसमें माना जा रहा है कि सदर बनने के बाद जब पहला उनका खिताब होगा तो सबसे बड़ा चैलेंज जिस पर उनको काफी ज्यादा तनकीद का सामना है वो है इनखला करना, अफगानिस्तान से फौज को निकालना। उस पर वो अपनी बात दोबारा से रख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि 5 परमानेंट मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें भारत है, रूस है, चीन है, फ्रांस भी है, तो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी चूंकि इस बार होंगे। वज़ीर खारजा की भी मुलाकात इसी असेंबली के हाशिए पर होनी है, तो वहां पर माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशिहिदे सुगा, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, ये तमाम लोग मुलाकातें करने वाले हैं इस हफ्ते के आखिर तक। यानी कल से जब शुरुआत होगी तो 27 तारीख तक आप देखिएगा कि अमेरिकी सदर समेत रूस के सदर और चीन के, भारत के वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम आलमी रहनुमा 100 से ज़्यादा अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन इसमें ख़ास बात ये भी है चूँकि परमानेंट मेंबर्स जो हैं रूस, बरतानिया, इसके अलावा अमेरिका, चीन और फ्रांस, इनके दरमियान भी बात होनी है। और क्वाड ममालिक को जो गुज़श्ता दिनों इजलास हुआ उस क्वाड के बाद बहरिया को लेकर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं। हो सकता है कि उस हवाले से बात हो, लेकिन यह हफ्ता काफ़ी अहम है। आज न्यूयॉर्क के अंदर मुलाकात है एंटोनियो गुतेरस की जो बाइडेन से, और उसके बाद कल उनका पहला खिताब होगा यूएन जनरल असेंबली से और एक हफ्ते तक ये सरगर्मियां गौहर इसी तरीके से चलने वाली हैं। जी हाँ, तो ये थी इस हवाले से यूएन जनरल असेंबली के हवाले से बात। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के हवाले से भी। जी हाँ, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो 3 रोज़ा दौरे पर भारत में मौजूद हैं, आज उनका दूसरा रोज़ है और कल जहां उन्होंने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ ही बात की है और आज माना जाता है कि आज वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद जो 3 रोज़ा दौरे पर भारत आए थे, अफगानिस्तान और दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर दोनों के दरमियान फिलहाल बात हुई है और आज माना जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ही वो बात करेंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, वो ख़ास इन दोनों के दरमियान जब बात हुई तो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हुई है और दोनों वज़रा ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कौंसिल महदे के नफाज का भी जायजा लिया है। तो भारत और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए, रास्ते हमवार करने के लिए मजीद कोशिशें तेज़ हो गई हैं और वज़ीर ख़ारजा के दरमियान यानी भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से हमबनसब फरहान बिन सऊद के साथ मुलाकात की गई है और आज 11:30 के आसपास वज़ीर-ए-आज़म मोदी से भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद मुलाकात करने वाले हैं। अफगानिस्तान, दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर बात होगी। लेकिन इस बीच सऊदी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक बयान भी जारी कर दिया गया। मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा
कि ये तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी हुकूमत करे, गुड गवर्नेंस पर फोकस करे, जिसके लिए उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है। वो तमाम चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए 1996 से 2001 तक जो हुई। आज के दिन में तालिबान अगर ये कहता है कि वो मुख्तलिफ है, चीजें अलग हैं, हिकमत अमली अलग तरीके से तरतीब दी गई है, तो इस पर सऊदी वज़ीर खारजा ने कहा कि ये करके भी तालिबान को दिखाना होगा, तभी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का एतमाद हासिल करने में तालिबान हुकूमत कामयाब हो पाएगी। बढ़ते आगे बात जरा पंजाब के हवाले से भी करते हैं, चूंकि हलचल मुल्क के अंदर अगर किसी रियासत के अंदर हुई है तो वो पंजाब है, जहां पर पिछले 24 से 48 घंटों में जबरदस्त सियासी गहमा-गहमी और हंगामा आराई के बीच अब पंजाब रियासत को नया कप्तान गौहर मिल गया है। जी हाँ, पंजाब में सियासत काफ़ी तेज़ है इस वक्त। अगर जो माना जाए तो कल जिस तरह से पंजाब के अंदर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था, फिर उसके बाद ही माना जा रहा है कि शायद सिद्धू या दूसरे कुछ चेहरे सामने आए थे, उन्हें वज़ीर आला बनने का मौका मिलेगा। लेकिन जब शाम होते होते ही चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के वज़ीर आला के लिए नामजद मुंतखब किया गया और आज पंजाब के वज़ीर आला की खलबरदारी तकरीबन 11 बजे वो मुनक़्क़िद होगी, जहां पर वो जो खलबरदारी की तकरीब में शामिल होंगे और अपने वज़ीर आला के हवाले से वो अपना ओहदे की राजदारी और खलब भी उठाएंगे गवर्नर हाउस के अंदर। और माना जाता है कि 11 बजे के करीब वो तकरीब मुनक़्क़िद होगी और इस तकरीब में साबिक वज़ीर आला यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दावत दी गई है। अभी उनकी तरफ से हामी नहीं भरी गई है, लेकिन उनने गुज़श्ता शाम ज़रूर मुबारकबाद पेश की है। उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया और उससे पहले भी पैगाम जारी किया गया। उसके साथ साथ दीगर तमाम उन मरकज़ी वज़रा माजी में भी रहे हैं और पंजाब की रियासत के अंदर बड़ा रोल रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से। उनकी तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी जो कि एक दलित चेहरा है और माना जाता है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से जो बहुत हद तक जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, नए चेहरे को सामने लाया गया है। हो सकता है कि इससे 5-6 महीनों के दौरान ज्यादा कोई तब्दीली जब तामीर और तरक्की की बात होती है तो उस हवाले से ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए शायद ये फैसला अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। 11 बजे तक का इंतजार, 11 से 11:30 के बीच में प्रोग्राम शुरू होगा और सुबह 11 बजे हल्फबरदारी की तकरीब जब मुनक़्क़िद होगी तो नए वज़ीर आला के साथ साथ 2 नायब वज़ीर आला यानी 2 वाइस कैप्टन्स भी आज पंजाब को मिलने वाले हैं। ये जिम्मेदारी उस वक्त दी गई है जब बहुत ज्यादा सियासी बहरान का शिकार ये रियासत हो रही थी, मगर कांग्रेस की जो आला कमान है उसकी तरफ से फैसला लिया गया। मुशावरत का सिलसिला पूरे दिन चला और उसके बाद ये तस्वीर, जरा सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा, चूंकि सुरेंद्र सिंह जब आज के दिन में चरणजीत सिंह की को सदर जो वज़ीर आला जब उनका नाम सामने आया कि वज़ीर आला वो बनेंगे, उसके बाद उनके घर की तस्वीरें हैं। तमाम ऐसे मकामात जहां पर वो एमएलए होते हुए शायद बहुत कम लोग उन्हें जानते थे, लेकिन अचानक से एक ऐसा चेहरा सामने आया, रातों रात उनकी किस्मत बदली और आज जश्न की तस्वीरें रात भर उनके घर से। और आज जब हल्फबरदारी की तकरीब हो रही है तो उसके बाद उनको घर भी जाना है, जहां पर पूरे सजावट का काम किया गया है। तकारीब वहां पर भी होनी है, दिन भर चलेंगे और ये उनकी घर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स होंगे, एक चीफ मिनिस्टर पंजाब में इसका, लेकिन खास बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी शामिल होने की दावत दी गई है, लेकिन फिलहाल इस पर तातुल बरकरार है चूंकि उनकी तरफ से हामी नहीं भरी गई है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, पीए या बाकी जो एडवाइजर्स हैं उनकी तरफ से फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं की गई है क्या वो जाएंगे या नहीं, मगर अमरिंदर सिंह की तरफ से जो इस बार नए कप्तान की हैसियत से अब मैदान में उतरे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनको वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश कर दी गई है। कल ही हरीश रावत की तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई थी। इधर सोनिया गांधी कांग्रेस के बुरी सदर, इस वक्त खबर यह है कि वो पंजाब रवाना हुई थी, लेकिन चंडीगढ़ से वो इस वक्त सीधा शिमला पहुंच गई और उसके बाद वापस वो पंजाब आएंगी, जो अभी सुबह सुबह अपडेट मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा त्योहारों के हवाले से भी करते हैं। गणेश मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा था और त्योहारों के मौसम हिंदुस्तान के अंदर जोशो जज्बे के साथ, अक़ीदो एहतराम के साथ मनाए जाते हैं। इस बार भी प्रोग्राम हो रहे थे, लेकिन पिछले 48 घंटे इन त्योहारों के बीच अच्छे बिल्कुल भी नहीं गुजरे हैं। गौहर जी हाँ, बिल्कुल बात करेंगे जिस तरह से मनाया जाता है मुल्क के अंदर ये गणेश चतुर्थी का त्यौहार। इस सिलसिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 रियासतों में कम से कम 16 अफराद जान बहक हुए हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग वाक़ात में 8 अफराद हलाक हुए हैं और अगर बात करेंगे राजस्थान के अंदर तो राजस्थान में 2, महाराष्ट्र में 1 और यूपी में 5 हलाकतें हुई हैं। ये कल जब आखिरी दिन था इस त्यौहार का तो 8 अफराद की मौत हुई है आखिरी दिन को। कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो तकरीबन 16 अमवात हुई है
ये जो त्यौहार मनाया गया था अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग रियासतों के अंदर मुख्तलिफ वाक़ात के दौरान 16 अफराद जान बहक हुए हैं। अलग अलग रियासतें यानी 5 रियासतों में मूर्ति विसर्जन के दौरान जहां पर हादसा पेश आए और 16 लोगों की जान गई है, इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जिसमें ये पता चला है कि विसर्जन के दौरान 4 रियासतें या 5 रियासतों के अंदर, 5वीं की अभी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जो कंफर्मेशन हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 अमवात हुई है, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अमवात हुई है, 2 राजस्थान के अंदर हुई है, महाराष्ट्र के अंदर 1 हुई है, लेकिन अलग अलग वाकयात मध्य प्रदेश रियासत के अंदर उलवा हुए हैं जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार चूंकि मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और शाम के वक्त ज्यादातर प्रोग्राम करके मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम हो रहा है और गणेश आइडल इमर्जन के दौरान जहां पर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर प्रोग्राम रीति रिवायत के मुताबिक होता है, तो इसी तरीके से कहीं पर जो खबर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे दरियाओं में या बहुत सारी नदियों पर जहां प्रोग्राम हो रहे थे, कई लोग भीड़ भाड़ के बीच स्लिप होकर पानी में चले गए, घर के आब हुए। कल्याणी दरिया, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, 5 लोग यहाँ पर जिनकी मौत हुई है गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान। इसी तरीके से खबर ये भी है कि 58 साला शहरी से लेकर 15 साल तक के बच्चे तक की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान इन 4 रियासतों में जहां पर 16 अमवात हुई हैं और मुख्तलिफ खबरसां इदारों की तरफ से भी इसकी तस्दीक की जा रही है। 16, 18, 35, 68 और ये सारी तादाद उन लोगों की उम्र की है जो आज पिछले 24-48 घंटों के दौरान विसर्जन के दौरान इंतकाल कर गए हैं, घर के आब हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात उस मामले की करते हैं जिस पर साल 2018, 19 और 20 में जबरदस्त सियासत हुई है, एनआरसी का मामला। यानी एनआरसी मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में होगी या नहीं होगी। इंतखाबात से कबल बहुत सारी रियासतों में वादा किया गया कि वो ऐसे, खासतौर से बीजेपी की तरफ से, लेकिन मुल्क में जहां तक एनआरसी का मामला है तो जराये के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आसाम में ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। एनआरसी पर काम मुकम्मल है, लेकिन हतमी फैसला सरकार की तरफ से लिया जाना है। चूंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिनके हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनके हवाले से जानकारी यह है कि उन्होंने फिलहाल ऑफिशियली कोई इस पर कंफर्मेशन नहीं की है, मगर यह जरूर है कि एनआरसी को लेकर इस वक्त रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन रियासत आसाम के अंदर काम मुकम्मल हो चुका है, जिसको हतमी शक्ल अब ड्राफ्ट की सूरत में दी जाएगी सरकार की तरफ से। बीजेपी सरकार की तरफ से चूंकि वादा भी इंतखाबात से कबल किया गया था और बाद में भी कहा कि उन तमाम लोगों को जो घुसपैठी का लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया जाता रहा, ज्यादातर बांग्लादेशी शहरियों की, आज के वक्त में भी माना जाता है कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं जो असम के अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स बार बार इसकी तस्दीक करती रही हैं, लेकिन इन सब के हवाले से एनआरसी का जो अमल था वो लीगल डॉक्यूमेंट जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी, यानी कौन मुल्क का शहरी है कौन नहीं, इसमें कुछ पैरामीटर सरकार की तरफ से रखे गए थे और 1971 का भी जिक्र किया गया था। साल 2014 तक कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से तय की गई थी, उसके मुताबिक फॉरेन ट्राइब्यूनल जो है वो सरकार की तरफ से फाइनल कर लिया है। एनआरसी डॉक्यूमेंट जो वो तैयार हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर चूंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से करना है और हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी मुल्क की रियासतों के अंदर भी काम शुरू किया जाए। मगर एनआरसी के शुरू होने के बाद, इस अमल के बाद, एक खबर जरूर सुर्खियों में रही थी, वो ये कि बहुत सारे लोगों को हिरासती कैंपों में रखा जाएगा, मगर इसकी सरकार ने वक्तन फवक्तन तस्दीक भी की थी कि इसमें चूंकि पिछली बार जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें इल्ज़ाम ये सरकार पर लगा था कि मुसलमानों को निशाना बनाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू और दीगर कुछ मज़ाहिब के लोग भी उस फहरिस्त में शामिल थे जिनके एनआरसी की इस लिस्ट में नाम ही नहीं थे। यानी हिंदुस्तान के अंदर गुज़श्ता कई बरसों से रह रहे थे, लेकिन शहरियत का जब मामला आया तो उनका नाम कहीं फहरिस्त में था ही नहीं। उसके बाद वजारत दाखिला की तरफ से साफ किया गया, हुकूमत की एक और तफसीलन रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि एनआरसी के हवाले से तमाम वो लोग जिनके नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं है उनको दोबारा एक मौका दिया जाएगा, वो शिकायत कर सकेंगे, ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकेंगे, ताकि हो सकता है कि कोई एरर रहा हो, टाइपिंग एरर हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कोई गलती हुई हो तो उसको दूर करके दोबारा उन लोगों को मौका दिया जा सकता है। इसलिए इस पर रोक लगा दी गई थी। मगर एनआरसी हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर, जराया जो हमें बता रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो असम के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं। अब एनआरसी फाइनल होने के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन इसमें बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा।
चलिए, तो ये थी एनआरसी के हवाले से खबर। अब जरा बात क्रिकेट की भी करते हैं। जी हाँ, कल पहले जो आईपीएल के बाकिया मैचेस यूएई में वह अब शुरू हुए बाज़ाब्ता तौर पर। कल मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान जो मैच हुआ है, यानी कि माना जाए बताते चले कि पहला जो दोबारा शुरू होने वाला जो मैच है वो कल खेला गया है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 रन से मुंबई इंडियंस को हरा दिया। और खबर जो इस वक्त आ रही है कि अब माना जाता है कि विराट कोहली यानी कि आरसीबी के कप्तान या टीम इंडिया के टेस्ट के कप्तान, वनडे टीम के कप्तान और टी20 के, उन्होंने कहा है कि आईपीएल के बाद वो आरसीबी में बतौर कप्तानी भी छोड़ देंगे। यानी कि आलमी कप के जहां उन्होंने पहले ही ऐलान किया है कप्तानी के लेकर, अब माना जाता है कि आरसीबी बतौर कप्तान वो जो आईपीएल खत्म होगा तो उसके बाद ही वो आरसीबी बतौर कप्तान भी नहीं रहेंगे। ये कल उन्होंने ऐलान किया है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो कल सबसे ज़्यादा आरसीबी और मुंबई इंडियंस की बात करेंगे तो गायकवाड़, जिन्होंने 88 रन की नुमाया कारकर्दगी जो दिखाई है कल के मैच में, नॉट आउट रहे हैं वो। उसके साथ ही 150-155 रन का हदफ, 156 रन का हदफ मुंबई इंडियंस को दिया है। उसके साथ ही मुंबई इंडियंस 20 रन से यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स 20 रन से वो मैच जीत गई है। खास बात यह है कि इस आईपीएल के बाद आज चुके कल मुंबई और सीएसके का मैच था, सीएसके 20 रनों से जीती। आज का मुकाबला जो है वो विराट कोहली और इयान मॉर्गन की टीमें आमने सामने होंगी, केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। लेकिन बतौर कप्तान विराट कोहली का ये आखिरी आईपीएल होगा। हालांकि वो एज ए प्लेयर खेलते रहेंगे। आरसीबी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, विराट कोहली ने खुद उस ट्वीट को रिट्वीट किया और उसके बाद एक ट्वीट शेयर करते हुए बताया गया आरसीबी की तरफ से कि जब तक वो एज ए प्लेयर खेलेंगे वो आरसीबी के लिए खेलते रहेंगे। और ऐलान ये आलमी कप के बाद दूसरा ऐलान सिर्फ 5 दिनों के अंदर विराट कोहली का कि इस आईपीएल के बाद वो आरसीबी की कप्तानी छोड़ देंगे। यानी टीम इंडिया की कप्तानी भी छोड़ेंगे टी20 में और साथ साथ आईपीएल की कप्तानी भी छोड़ेंगे। तो ये मुकाबले, कुछ ही मुकाबले बचे हैं, 7 से 8 मैचेस हैं, ये काफी अहम होंगे क्योंकि बतौर कप्तान विराट कोहली, उनकी तरफ से साफ किया गया कि उन पर वर्कलोड काफी ज्यादा है, इस दबाव को कम करना चाहते हैं। लिहाजा इस प्रेशर से बाहर आने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो आरसीबी कप्तानी साल 2021 की इस आईपीएल के एडिशन के बाद कप्तानी छोड़ देंगे और उसके बाद बतौर कप्तान वो नहीं खेलेंगे, लेकिन बतौर प्लेयर वो आरसीबी का हिस्सा बनते रहेंगे। और ये फैसला बहुत सोच समझकर उन्होंने लिया, मैनेजमेंट के साथ बात की ट्वीट में भी, और उसके बाद एक वीडियो भी शेयर करके आरसीबी की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है। अब जरा एक अहम खबर आपको बताते हैं। हम आपको वक्तन फक्तन ही बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के बाद अगर कोई बड़ा मसला था तो वो सड़क हादसात का था। लेकिन इन सब के बीच में आज के वक्त में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट्स पिछले 5-6 दिनों से सामने आ रही हैं, क्राइम रेशियो क्या है, खवातीन के खिलाफ जो आज के वक्त में जराइम में इजाफा हुआ है, ये रिपोर्ट भी आपके सामने रखी। लेकिन आज मुल्क की सतह पर जरा इस चीज का मुशाहिदा करते हैं कि एनसीआरबी आज के वक्त में मुल्क के अंदर सड़क हादसात में सबसे ज्यादा अमवात होती हैं, मिलिटेंसी भी सबसे ज्यादा या सड़क जो आज के वक्त में नेचुरल डिजास्टर होता है, जलजला हुआ, उसमें भी कम अमवात हुई। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कि सालाना अगर अमवात की शरह देखें तो सड़क हादसात में इस डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर तमाम रियासतों में सबसे ज्यादा हुआ। इतना ही नहीं, हिट एंड रन के केसेस भी काफी ज्यादा गौहर बढ़े हुए हैं। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें 2020 में जो हादसा हुए हैं, सड़क हादसा तकरीबन 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 के करीब हादसे हुए हैं। साल 2020 की बात करेंगे, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। और 1.35 लाख केसेस जो है हिट एंड रन वो 2018 से सबसे ज़्यादा है। ये जो डाटा रिपोर्ट आई है ये जाहिर क्या कर रहा है कि किस तरह से सड़क हादसा हो रहे हैं। और जो अहम वजह इसमें मानी जाती है, एक तो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना, और साथ ही साथ अगर हम दीगर देही इलाकों की बात करेंगे, सड़कों की खस्ता हालत एक अहम वजह मानी जाती है। और साथ साथ मोबाइल का ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना वो भी एक अहम कड़ी माना जाता है। तेज़ रफ्तारी से भी, ओवरलोडिंग से भी और सड़क की खस्ताहाली, इन ये 2-3 चीज़ें जो है वो अहम मानी जाती हैं सड़क हादसा को लेकर। अगरचे जम्मू कश्मीर के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की बात करें या मुल्की सतह पर बात करेंगे, मुल्की सतह पर तेज़ रफ्तारी की बात भी की जाती है कि तेज़ रफ्तारी जिस तरह से हिट एंड रन केस माना जाता है कि और साथ ही साथ सड़कों की खस्ता हालत, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें इनमें अहम वजह मानी जाती है। साल 2018 से हादसात में इजाफा हुआ है।
ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। इसके अलावा जब आप इस रिपोर्ट को पूरा खंगाल कर देखते हैं तो पता ये चलता है कि मुल्क की सतह पर आज के वक्त में जो सड़क हादसात होते हैं, न सिर्फ सड़क हादसात की वजह से बल्कि हिट एंड रन के केसेस साल 2020 में ही 41,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। दो तरह की चीजें बड़ी साफ कर दी गई हैं कि 1.2 लाख लोग सड़क हादसात में 2020 में पूरे मुल्क के अंदर जिनकी मौत हुई है। भारत में 1,35,000 केसेस हिट एंड रन के 2018 के बाद सामने आए हैं। और जो डेटा बताता है कि कोविड-19 लॉकडाउन होने के बावजूद भी जहां पर तिजारती सरगर्मियां बंद थी, हालात ऐसे थे कि 1 या 2 शख्स किसी बड़े शहर में जहां दिन भर गहमा गहमी रहती है वो भी बड़ी मुश्किल से दिखते थे। लेकिन इसके बावजूद भी 3,92,000 लोगों ने जान गंवाई है सड़क हादसात में। ये लॉकडाउन के दौरान भी ऐसी सूरत हाल रही है। अंदाजा लगाइएगा कि क्राइम के साथ साथ जो सड़क हादसात है वो भी कितने बड़े हैं। 2020 में एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक ये जो रिपोर्ट है, जो डेटा बताता है कि 1.20 लाख ऐसी अमवात हुई हैं जो आज के वक्त में हिंदुस्तान के अंदर जब जुराइम में इजाफे की बात हो रही है तो 1,20,000 लोगों की जान मुख्तलिफ जो जुराइम हुए हैं अलग अलग रियासतों में 2018 के बाद उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरीके से 2019 में 1,36,000, 1,35,000 2018 में और 1,35,000 2018 के बाद ऐसे केसेस सामने आए हैं जो हिट एंड रन के हैं। सड़क हादसात को एक रखिएगा, दूसरा पहलू हिट एंड रन के। 2020 में ही सिर्फ 41,196 केसेस सामने आए हैं। इसी तरीके से ये केसेस 2019 में 47,500 के पार थे और 47,028 केसेस 2018 में थे। हालांकि वो एवरेज और अगर हम बात करेंगे साल 2020 की 41,196 हिट एंड रन केसेस और साथ ही साथ 2019 की बात करेंगे तो 47,504 केसेस सामने आए हैं और 2018 की बात करेंगे तो 47,028 हिट एंड रन केस इस रिपोर्ट में शाया हुए हैं। अगर हम बात करेंगे 112 केसेस जो है हिट एंड रन के वो पूरे मुल्क के अंदर है और साथ ही साथ अगर हम वो लास्ट ईयर की बात करेंगे साल 2020 की बात करेंगे, अगर हम 2020 की बात करेंगे तो 133 केसेस ऐसे हैं जो दर्ज हुए हैं जो डेथ हुई हैं ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। जब हादसा हुआ है तो वहीं पर ही उसे छोड़ दिया गया है, उसे ट्रीटमेंट के लिए नहीं लाया गया है अस्पताल के अंदर। ये ऐसे मामलात हैं, 133 ऐसे मामलात दर्ज हुए हैं। 201 2019 के ऐसे ही मामले हैं और 218 मामले जो है वो साल 2018 के ऐसे ही मामले जो है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट में शाया हुए हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं और कुछ अहम खबरें, चूंकि तब्दीलियां इंतजामिया की तरफ से कुछ लाने की बात हुई है और कोविड-19 की गाइडलाइंस में भी तब्दीली हुई है। बात सबसे पहले कोरोना वायरस की करते हैं। जी हाँ, सिर्फ अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का मामला जिसमें आए रोज इसमें इजाफा हो रहा है, नए केसेस जो सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं जो है बाइस तशवीश जो है माना जाता है क्योंकि इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का मामला जो है इस पर इंतजामिया ने अब जो है नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जहां जिस अजला में मस्बत केसेस की शरह 0.2 से कम होगी और वहां पर नाइट कर्फ्यू यानी कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और जो बैंकेट हॉल में वहां पर अब 50 अफराद ही जमा हो सकते हैं। ये इंतजामी की जानिब से कल रहनुमा खतूत इस हवाले से हुक्मनामा जारी हुआ है। रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं जो क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोविड-19 जो मामले हैं मस्बत मामले उनमें इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करेंगे तो 168 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं जिनमें से 152 के करीब वादी कश्मीर से और दीगर 15 से 20 मामले जो है वो जम्मू सूबे से आए हैं मस्बत मामले। अगरचे मौत कोई नहीं हुई है लेकिन पिछले चंद दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मामलों में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है और इस पर इंतजामिया की जानिब से SOPs को फॉलो करने के लिए हिदायत भी जारी की जा रही है। LG इंतजामिया की जानिब से भी अफसरान को हिदायत दी गई है कि लोगों को SOPs पर फॉलो करने की हिदायत दी जाए और इंतजामिया की जानिब से कहीं ना कहीं मुख्तलिफ अजला के अंदर भी इस हवाले से जो है मुहिम भी चलाई जा रही है। लोगों से जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हैं वो चेक की जा रही है और वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद फाल बनाने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। महकमा सेहत और दीगर अफसरान जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें
वैक्सीनेशन के हवाले से उसे मजीद फाल बनाने के साथ साथ टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस बार इंतजामिया की तरफ से जब कोविड सूरत हाल का जायजा दोबारा से लिया गया चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी, तो जो कहीं पर अगर इज्तिमात होते थे तो पहले आपको याद है कि गाइडलाइंस के मुताबिक 25 लोगों को वहां जाने की इजाजत होती थी, उसमें इजाफा करके उसको डबल कर दिया इंतजामिया ने, 50 लोगों को जाने की इजाजत होगी और किसी भी अंदरूनी या बैरूनी इज्तिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जमा होने की हद पहले जो थी 25 थी, लेकिन अब इन अजला में जहां पर मुस्बत केसेस की शरह जो गौहर ने पहले बताया 0.2 है, यहां पर हफ्तावार केसों की तादाद 250 से कम होगी, वहां पर लोगों को इजाजत होगी कि 25 से 50 तक वो आंकड़ा कर सकते हैं। इसको भी 100% टीकाकारी और 72 घंटों से कबल जो रिपोर्ट है कोविड-19 की आईएटी और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट उनका नेगेटिव आना जरूरी है, ये शर्त रखी गई है। इसके अलावा मीटिंग के दौरान एक और चीज पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है, वो है कि आज के वक्त में वो फैसला बरकरार रखा जाए कि जो रात का कर्फ्यू होता था, जो शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रखने का फैसला लिया गया था, ताहम जिन अजला में आज के वक्त में 0.2 से कम पॉजिटिव केसेस की रेशो है या हफ्तावार केसेस की तादाद हफ्ते में 250 से कम केसेस आते हैं, तो इन अजला में कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा, यानी 2 घंटे कर्फ्यू भी कम कर दिया गया है। वहीं हुक्मनामा जो इंतजामिया ने जारी किया उसमें जिला श्रीनगर में कोरोना केसेस में चूंकि इजाफा हर गुजरते दिन के साथ देखा गया है, टीकाकारी की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी ताकि पहली खुराक की 100% जो टारगेट है उस तक भी इंतजामिया पहुंच सके। पार्कों और बागात में भी टीके लगाएंगे और जो भी पार्क्स के अंदर दाखिल होने वाले लोग हैं उनके लिए शराइत ये रखी गई हैं कि कोविड-19 वैक्सीन उनको ली होनी होगी, तो उसके बाद वो पार्क्स के अंदर दाखिल होंगे। वहीं आदादो शुमार जो सरकार ने जारी किए हैं उनको अगर सही माना जाए तो 1 करोड़ का हदफ जो कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था पार हो चुका है। 71,96,421 लोगों को अब तक पहला कोविड-19 का डोज लगा है और 28,85,335 लोगों को कोविड-19 की दोनों डोजेज लगी हैं, यानी इंतजामिया बहुत हद तक कामयाब हुई है। लेकिन सेकंड डोज जहां तक सवाल है, बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की, डोज लगाए बिना ही उन्हें सर्टिफिकेट पहुंच गई, मैसेजेस किए जा रहे हैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज की तरफ से, उस पर सवालिया निशान है। चूंकि 28 लाख और 71 लाख का वाज़ेह फर्क इस चीज की शायद बहुत हद तक तस्दीक भी कर देता है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात इम्तिहानात की भी करेंगे, चूंकि एक अहम फैसला अगले कुछ दिनों के अंदर आने वाला है और नेशनल हाईवे के हवाले से भी बात आपको बताएंगे।